नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि भारत एक संघीय व्यवस्था के तहत रूल करता है। यहाँ 28-29 राज्यों का एक महासंघ है जो मिल करके भारत महान बनाता है। इसकी संघीय व्यवस्था में कुछ संघीय कानून है, कुछ प्रोटोकॉल है जिसको आम तौर पर तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसके ऊपर किसी तरह का प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। प्रोटोकॉल ये है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर अपने राज्यपाल के साथ उनकी अगवानी करते हैं। अब तक का यही प्रोटोकॉल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री का राज्य के दौरे पर जाना राज्य के प्रधानमंत्री के हैसियत से होता है, चाहे वो दौरा उनका निजी हो, राजनीतिक हो या सरकारी हो। इसके पहले ऐसा ही होता रहा है। मुझे याद है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा था और वो उस कार्यक्रम में उनका स्वागत करने के लिए गए थे। मैं उस मंच के ठीक सामने बैठा था, चूंकि मेरे को प्रिविलेज थी उस डी इलाके में बैठने की। बलिया में कार्यक्रम था, उसमें अखिलेश यादव के जगह राम गोविंद चौधरी नंबर 2 की पोजीशन वाले आदमी वहां पर गए थे। वो कैबिनेट मंत्री भी थे और राम गोविंद चौधरी ने अखिलेश यादव से अनुरोध किया था कि चूंकि बलिया उनका अपना कार्यक्षेत्र है, बलिया से ही विधायक राम गोविंद चौधरी जीत के आते हैं, तो उन्होंने अनुरोध किया होगा अखिलेश यादव की, चूंकि मामला बलिया का है तो अखिलेश जी आप मुझे जाने दीजिए। शायद इसी वजह से राम गोविंद चौधरी को अखिलेश यादव ने अलाउ किया होगा। कार्यक्रम सरकारी था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का काम कर रहे थे। वो जो सब्सिडी में छोड़े हुए गैस के कनेक्शन थे वो गरीबों में उज्ज्वला योजना के तहत वितरण का कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी विपक्ष का नेता होने के हैसियत से, स्थानीय सांसद विधायक होने के हैसियत से वो वहां पर मौजूद थे। ये भी प्रोटोकॉल है कि अगर मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री अभी मेरे बैरिया विधानसभा में कोई राजकीय काम के लिए दौरा करते हैं, कोई सड़क का उद्घाटन करते हैं, कोई और काम करते हैं, राजनीतिक दौरा और पॉलिटिकल मंच के अलावा, तो अभी बैरिया में हमारा विधायक समाजवादी पार्टी का है, वो उस मंच पर रहेगा, वो उस कार्यक्रम में रहेगा, क्योंकि वो सरकारी आयोजन है, पार्टी का नहीं है और विधायक चाहे जिस भी पार्टी का हो। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि के चंद्रशेखर राव ने इस परंपरा को तोड़ा है और देश के संघीय ढांचा पर एक बहुत बड़ा डेंट लगा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री अभी तेलंगाना के दौरे पर है, क्योंकि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यशाला लगा हुआ है। वो 2-3 दिन तक चलेगा। उस कार्यशाला में प्रधानमंत्री का वहां जाना ये प्रोटोकॉल के तहत जरूरी था कि के चंद्रशेखर राव एयरपोर्ट पर उनको स्वागत करने जाते, लेकिन उन्होंने बहुत छोटे स्तर के अधिकारी को भेजा है। मतलब उन्होंने किसी सरकार के अपने मंत्री को ना भेज करके एक छोटे स्तर के अधिकारी को भेज करके भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया है और दुनिया को यह मैसेज दिया है कि भारत के संघीय ढांचा में बेलगाम सोच, बेलगाम नियंत्रण और किसी तरह के अनाप शनाप कार्य करने का ये एक तरह से गलत परंपरा का शुरुआत हुआ है। हालांकि यही के चंद्रशेखर राव विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा साहब के अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर चले गए थे, जबकि ये प्रोटोकॉल नहीं था, क्योंकि आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब राष्ट्रपति हुए नहीं है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हुए किसी प्रोटोकॉल वाले पोजीशन पर नहीं है। हालांकि यशवंत सिन्हा साहब पूर्व वित्त मंत्री हैं, आईएएस के बिहार कैडर के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, विद्वान, समझदार, शालीन और शानदार व्यक्तित्व के धनी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सब मिल करके भी प्रोटोकॉल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर आवे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल पर नहीं आए।
पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने इस विषय पर प्रश्न पूछा तो उन्होंने उल्टे नरेंद्र मोदी के नीतियों की आलोचना करना शुरू किया। चाहिए ये था कि नरेंद्र मोदी के नीतियों की आलोचना आप एयरपोर्ट पर भी कर सकते थे, उनके अगवानी के साथ भी कर सकते थे, उनके अगवानी में कह सकते थे कि प्रोटोकॉल की मजबूरी में मैं आपको रिसीव करने आया हूं, मैं आपके नीतियों का समर्थन नहीं करता। खैर, के चंद्रशेखर राव के यहाँ चुनाव है और वहाँ तेलंगाना की विद्वान जनता इस बात को देखेगी और पढ़े लिखे लोगों का वो जमात है और इस तरह की बेवकूफाना हरकत पर तेलंगाना की महान जनता क्या रिएक्शन देगी वो अभी आने वाले कुछ समय में आप पता चल जाएगा। लेकिन संघीय ढांचे को मजबूती देने, संघीय ढांचे पर भरोसा करने और भारत के संघ को सम्मान करने के हैसियत से मैं इस निर्णय का घोर आलोचना करता हूं। इस तरह की अवहेलना के चंद्रशेखर राव जैसे सुलझे हुए आदमी को नहीं करना चाहिए। रुद्र प्रताप रघुवंशी लगातार लिखेंगे तो मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ऊपर चला जाता है तो फिर नीचे नहीं आता है। तो आप लिखें, कुछ देर इंतजार करें, मेरे को पढ़ने दें, तब आगे लिखें। रुद्र प्रताप रघुवंशी लिखे कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम की बैठक में सरकारी कार्यक्रम है। मैंने रुद्र प्रताप, आपने लेट में सुना, भारत का प्रधानमंत्री चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जाए, सामाजिक कार्यक्रम के लिए जाए, सरकारी कार्यक्रम के लिए जाए, अगर राज्य के दौरे पर जाता है तो विपक्ष का भी अगर सरकार हो, राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ उनकी अगवानी करेंगे एयरपोर्ट पर, उसके बाद वो अपने कार्यक्रम में चला जाएगा। अगर कार्यक्रम राजनीतिक होगी तो वो नहीं जाएंगे और अगर सरकारी होगी तो मुख्यमंत्री वहां होगा। इस बात का ध्यान आपको होगा, जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुआ था तो राम गोविंद चौधरी मंच पर थे, तब जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के वो नेता थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी और ये एक जनहित का योजना लागू हुआ था। आपने दोबारा लिखा कि दूसरी बात यह है कि सरकार के संघीय ढांचा और लोकतंत्र की दुहाई वर्तमान परिस्थिति में आप देना बंद करें। हमको तो नहीं लगता है कि सरकार की दुहाई और संघीय ढांचा पर नरेंद्र मोदी ने कोई चोट किया है। नरेंद्र मोदी अगर संघीय ढांचे का सम्मान नहीं करते तो ममता बनर्जी को 15-20 बार राष्ट्रपति शासन झेलना पड़ता। पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री के काफिले को सड़क पर रोक देना सुरक्षा के बॉर्डर इलाके में जहां से पाकिस्तान का ड्रोन पर हमला कर सकता था, उसके बाद भी उनको सिर्फ ये कहना कि थैंक्स बोलना कि मैं सुरक्षित आ गया, उसके अलावा किसी तरह का एक्शन न लेना, इस बात का है कि प्रधानमंत्री को संघीय ढांचे पर कितना भरोसा है और संघीय ढांचे का कितना इज्जत करते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से मुझे याद नहीं है कि उन्होंने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया। जम्मू कश्मीर में सरकार विद्रोह हुई थी, समर्थन और सरकार बनाने भर का उचित संख्या बल मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे को नहीं था, इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इस बात को जान लीजिए। खैर, बात आज डिटेल हो जाएगी। मित्रों, आज दो बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो इस निंदा पर डबल स्टैंडर्ड हर जगह हो रहा है। मित्रों, कानून का एक छोटा विद्यार्थी होने के नाते सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके, नाक रगड़ करके, सिर झुका करके पूरी होशो हवास में मैं अपने विद्वान न्यायाधीश, न्यायालय और न्यायपालिका से क्षमा मांगते हुए एक अर्ज कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं। न्यायपालिका और न्यायाधीश भाषण देने का मंच नहीं है। न्यायपालिका को अपनी सीमाओं में रहने की आवश्यकता है। ये हमारे राजनीतिक आदर्श श्रद्धेय चंद्रशेखर जी ने समय समय पर बताया है और ये कहा है कि हर आदमी को अपने हद में रहना चाहिए। आज जो दिन भर बवाल मचा वो इस बात पर कि सारे गैर नरेंद्र मोदी समर्थक, मतलब मोदी विरोधी जितनी राजनीतिक दल है, उन सब ने सुप्रीम कोर्ट का वो रेफरेंस का खुला इस्तेमाल किया। कई कम अकल राजनीतिक दलों ने तो कहा कि लिखित में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जबकि सच्चाई ये था कि सुप्रीम कोर्ट का 2 लाइन का ऑर्डर था और उसके बाद उन्होंने वर्बल स्टेटमेंट जारी किया था कि ये जो हो रहा है उसकी जिम्मेवार नुपुर शर्मा है। सबसे तो पहले कानून के छोटा विद्यार्थी होने के नाते जज के साथ वार्ता का कोई रेफरेंस का कोई मतलब महत्व नहीं होता है। अगर उनको कुछ कहना होता है तो वो उसका लिखित स्टेटमेंट देंगे, ऑर्डर में लिखवाएंगे। जज साहब को अगर लगता था कि नुपुर शर्मा जिम्मेवार है उदयपुर के घटना का,
और महाराष्ट्र के घटना का तो उनको ऑर्डर में दे देते कि आई थिंक दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अपॉन द नूपुर शर्मा फॉर द ऑल मर्डर आफ्टर पासिंग ए स्टेटमेंट बाय द नूपुर शर्मा इन ए टीवी डिबेट्स। ये 2 लाइन तो अंग्रेजी उनको बोल देना था और उतने में वो स्टेटमेंट में लिख जाता और उसके ऊपर बाकी कुछ हस्ताक्षर कर देते। तब जा करके समाज उनसे पूछता, कानूनविद उनसे पूछते कि भाई ये आपने किस हैसियत से लिखा, क्योंकि न्यायपालिका का काम न्याय के तर्क में ट्रायल के बाद गवाहों को सुनने करने क्रॉस स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑर्डर देना होता है। क्या आपने ट्रायल लिया था? और ट्रायल लिया था तो क्या नूपुर शर्मा ने आपके पास ट्रायल के लिए अप्लाई किया था या ऑपोजिशन ने आपके पास ट्रायल के लिए अप्लाई किया था? नूपुर शर्मा का तो सिर्फ 1 लाइन का प्रेयर था कि चूंकि अब उसको देश के अलग अलग कोनों में हर जगह एफआईआर हो रहा है तो एक आदमी एफआईआर का कहां सामना करेगा। मान लीजिए कि कल के डेट में पश्चिम बंगाल में एफआईआर हुआ है, महाराष्ट्र में एफआईआर हुआ है, कर्नाटक में एफआईआर हुआ है, मेरे यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है, तो वो एक लड़की कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी तो वो अब्सेंट होगा। जी शिवमंगल जी नमस्कार। और अब्सेंट होगा तो अदालत को मानना होगा। चूंकि नूपुर शर्मा कानून की विद्यार्थी है, लर्नेड एडवोकेट है और प्रैक्टिशनर एडवोकेट आल्सो, तो वो उसको इसकी चीज की कॉम्प्लिकेशंस का पता था। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले कई बार ये ऑर्डर पास हुआ है कि अगर कोई मामला, एक ही मामला का 10, 20, 50 जगह एफआईआर हुआ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट एक जगह किया है। दिल्ली में रहने के नाते नूपुर शर्मा को यह अधिकार भी था कि वो दिल्ली में सारे केस वापस ले ले। नूपुर शर्मा ने ये प्रेयर तो नहीं कहा था कि जी आप केस ही मत रजिस्टर करें। नूपुर शर्मा ने तो ये कहा था कि भाई अगर कोई केस बनता है, अगर कोई केस है तो आप उसको दिल्ली में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि मैं एक जगह सुनूं, एक जगह समझूं। इन सब बातों के लिए उसका अधिकार भी है, लीगल राइट्स भी है। कानून के दृष्टिगत देखा जाए तो जहां अपराध होता है वहीं पर एफआईआर होता है और वहीं पर सुनवाई होती है। तो नूपुर शर्मा ने दिल्ली के अपने घर से बैठ करके टीवी डिबेट में हिस्सा लिया था और वो टीवी चैनल दिल्ली एनसीआर में है, नोएडा में है। अगर नोएडा या दिल्ली की माना जाए, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और चैनल नोएडा में है, तो अगर दिल्ली और नोएडा में उस पर एफआईआर बन सकता था और दिल्ली नोएडा की सब डिवीजन में वो मामला सुना जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन का स्टेटमेंट देना था कि ये मैं करूंगा या नहीं करूंगा, उसके बाद भाषणबाजी की क्या जरूरत थी। रुद्र प्रताप ने लिखा है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ठीक था। और रुद्र प्रताप कभी कभी आप अनपढ़ जैसी बात करने लगते हैं। मैं निर्णय ठीक और निर्णय गलत पर तो प्रश्न नहीं कर रहा। राम मंदिर में लिखित स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो ठीक था। इसमें भी जो लिखित स्टेटमेंट दिया, मैं उस पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ। लिखित स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का था कि भाई हम इसको नहीं सुनेंगे। ठीक है भाई, आप जज है, मिलाड है, आपने कहा है, ठीक है। लेकिन जो स्टेटमेंट पर भाषणबाजी हुई थी, जिस पर पूरे देश में आज बवाल हो गया है, हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट पर पूरे देश में बवाल मच गया ना। जनमानस में ये मैसेज जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का विरोधी भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करी। ये तो पूरे जनमानस में मैसेज फैल गया ना, जबकि ये सत्य नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित स्टेटमेंट ऑर्डर में या किसी तरह के कोई नोटिंग रिपोर्टिंग में इस तरह का बात नहीं कहा है कि नूपुर शर्मा के वजह से कत्लेआम हुआ है। भाषणबाजी में किया गया है। हाँ, ये एक जरूर है, ये मैं विनम्रता से वापस क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि जो उस स्टेटमेंट के बाद सारे सोशल मीडिया पर जज साहब की जगहसाई और अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जिम्मेवार नूपुर शर्मा जरूर है। क्योंकि नूपुर शर्मा पर अगर बेमतलब का बयान जज साहब नहीं पास करते तो वो बात नहीं होता। रुद्र प्रताप ने लिखा है कि भाई साहब 2 दिन पहले महाराष्ट्र के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया था उस पर तो किसी ने रुद्र प्रताप, फिर आप बात को समझिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले बयान नहीं दिया था भाई, लिखित स्टेटमेंट दिया था कि स्पीकर के और उस दोनों को मैं 11 तारीख को सुनूंगा। उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन था? शिवसेना ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, भाजपा ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, शिवसेना शिंदे गुट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। क्योंकि दोनों लोगों ने गलत कहने की तो बात ही नहीं कही, तो फिर ये क्यों?
तो जब नहीं हो रहा है तो बोलो। इन बातों को ध्यान में रख करके कहिए शिंदे गुट और शिवसेना गुट दोनों गुट वहां पर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों ने नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है। जब ये बात दोनों नहीं कहे थे तो फिर यहाँ क्या प्रश्न था? मतलब स्टेटमेंट पर तो किसी को ऑर्डर पर तो किसी को ऑब्जेक्शन है ही नहीं है। ऑब्जेक्शन तो स्टेटमेंट पर है, जो अनऑफिशियल स्टेटमेंट आप देते हैं जज भाषण देने के लिए नहीं होता। जो जज साहब ने कहा वो बहुत भारी बात थी। उन्होंने बोला कि सत्ता का नशा है। आज एक जज ने ही टीवी चैनल पर बोला है कि अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सत्ता का नशा है तो फिर क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ढींगरा साहब दिल्ली हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं। ये उनका बयान है, मेरा नहीं। मैं उस बयान को सिर्फ दोहरा रहा हूं, इसलिए कंडेप्ट ऑफ कोर्ट मेरे पर डाल दिया। फिर जब सुधीर चौधरी ने बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकता है, बोला नशा नहीं तो क्या है, किसी भी कंडेप्ट ऑफ कोर्ट में बंद कर सकते हैं आप। किसके पास पावर है? देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो को पावर नहीं है कि आपके बोलने पर आपको जेल में बंद कर दें। ये जज के पास पावर है, तो कहीं उनके पास इस बात का तो नशा नहीं है? ये एक बयान, ये सुनने वाली बात है कि नहीं? और मैं जो मेरा मतलब डबल स्टैंडर्ड का था, यही माननीय विद्वान न्यायाधीश ने ये क्यों नहीं कहा कि जब उसी डिबेट में, जिस डिबेट में पूरा बयान हुआ, उसके पहले एक मुस्लिम वकील, कानून का जानकार आदमी ने जो हमारे पवित्र शिवलिंग पर बोला, हमारे देवी देवताओं पर बोला, उस पर तो विद्वान न्यायाधीश ने नहीं कहा कि उसके स्टेटमेंट के बाद काउंटर स्टेटमेंट था जिस वजह से ये हुआ है। इस तरह की बात उन्होंने क्यों नहीं कहा? माननीय न्यायाधीश महोदय को भाषणबाजी की अगर इतना ही शौक थी तो उस वकील के बयान पर भी भाषण देना चाहिए था कि भाई इस तरह का स्टेटमेंट नुपुर शर्मा ने तभी दिया जब उसके पहले वकील साहब ने दिया, उसके काउंटर में उसने दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? मेरा प्रश्न ये है कि अगर माननीय न्यायाधीश महोदय को ये लिखना था कि नुपुर शर्मा को वैसे तो ऑर्डर में डाल देते तो क्वेश्चन ही नहीं होता। मेरा स्टेटमेंट ये है कि जज साहब कभी अगर कोई मामला हिंदू से संबंधित आता है तो उस पर स्टे दे देते हैं, मुसलमान से संबंधित आता है तो स्टे नहीं देते हैं। इस तरह की डबल स्टैंडर्ड क्यों होती है? मेरा कहना यही है, चाहे वो विद्वान न्यायाधीश हो या अदालत की सरकारें हो। आज एक बात और सामने आया है, कल तक महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना ठाकरे का सरकार था। एक आजकल हनुमान चालीसा पढ़ने पर मशहूर हो गई अभिनेत्री के संसदीय क्षेत्र में नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट का शेयर करने पर उसका गर्दन काट दिया गया। जब परिवार वाले केस किए तो पुलिस ने बोला कि डकैती करने में मर्डर हुआ है और ये केस दब गए। 2 दिन बाद जैसी सरकार बदला तो वो सारी सीसीटीवी रिलीज हो गई जिसमें वो आ करके इस निंदा की बात कर रहा है और उसका गर्दन काट दिया। ये डबल स्टैंडर्ड है। एक चुनी हुई सरकार जिसने लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा हर जगह अपने अपने प्रतिनिधि भेज रखे हैं, उस सरकार का देश के सबसे बड़ी पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, बाल साहब ठाकरे की बेटे की सरकार, इन तीनों ने एक इस निंदा पर गला काट दिया और नुपुर शर्मा बवाल काट रहे हैं। मेरा कहने का मतलब इस तरह की डबल स्टैंडर्ड को इंडोर्स करना चाहिए या ऑब्जेक्शनेबल करना चाहिए? मेरा प्रश्न ये, इसी प्रश्न को मैं कह रहा हूं कि इस देश में अगर डबल स्टैंडर्ड होगा तो राष्ट्र कैसे चलेगा? हर डबल स्टैंडर्ड का विरोध होना चाहिए, हर डबल स्टैंडर्ड की आलोचना होनी चाहिए, वो चाहे हिंदू की तरफ हो या मुसलमान की तरफ हो, सिख की तरफ हो या ईसाई की तरफ हो। ये देखा गया है कि जब भी कभी कोई जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जय श्री राम तो बवाल मच जाता है। भाई प्रधानमंत्री के बिगड़े बोल जय श्री राम कहा, जबकि शाहरुख खान कहता है कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। कहता वाह व्हाट स्टेटमेंट। इस तरह की समाचार चैनल पर भी स्टैंडर्ड होता है और समाज में भी स्टैंडर्ड होता है, राजनीतिक दल में भी स्टैंडर्ड होता है। और अगर अदालतों में इस तरह का स्टैंडर्ड होने लगेगा तो फिर ये राष्ट्र कहाँ जाएगा, ये देश कहाँ जाएगा, देशवासी किस पर भरोसा करेंगे? मेरा मूल प्रश्न आज यही है, क्योंकि लोगों को अदालतों पर भरोसा है। अगर अदालतों पर इस तरह का आक्षेप लगने लगेगा तो फिर वो प्रश्न उठेगा कि जज साहब कौन है? ये अपुष्ट खबर है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान है, इसलिए मैं नहीं कह रहा। लेकिन खबरें आएंगी ना, भाई उनके पिताजी कांग्रेस के एमएलसी हुआ करते थे, गुजरात में नेता भी थे, और फिर क्या ये कॉलेजियम में इसी वजह से भर्ती किया गया था क्योंकि इन्होंने गुजरात दंगे पर भी बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट पास किया था।
और हर बार कांग्रेस समर्थित स्टेटमेंट आता है। अब ये पोस्टमार्टम सारा होने लगा इनके स्टेटमेंट का। तो कम से कम इस राष्ट्र में एक बात तो हुई ना, जो सबसे बड़ा घातक और सबसे बड़ा नुकसानदायक है, वो ये कि भाई अब जजों के निर्णयों पर सार्वजनिक बहस होने लगा ना, तो फिर वो मीलाड वाली स्टेटस तो खत्म हो जाएगी। मीलाड मतलब मेरे भगवान, जो जजों को हम मीलाड कह के संबोधित करें, उस पर तो बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा। और अगर जजों के पे मीलाड होने पर डेंट पड़ जाएगा, मतलब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर गया, देश में अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि आज भी लोगों को अपने न्यायाधीश, न्यायालय और अदालतों पर भरोसा है। वो सब के सब कहते हैं कि आई विल सी इन कोर्ट, और ये जब कहते हैं आई विल सी इन कोर्ट, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा भरोसा होता है अदालत पर। और अगर इसी तरह का मीन में निकलने लगेगा, क्वेश्चन उठने लगेगी, और बाद में ये पता चलेगा कि ये तो गलत स्टेटमेंट है, मतलब हमारे न्यायाधीश भी गलत करने लगे, इस तरह के अगर प्रश्न उठ जाएगा, लोगों के मन में बात आ जाएगी, तो वो किस स्थिति पर पहुंचेगा। मैं उस विषम परिस्थिति को देख करके दुखी हो रहा हूं जो नहीं पहुंचेगा। खैर, डबल स्टैंडर्ड राजनीति में है, उसका तो राजनीति स्तर पर मुकाबला किया जाएगा, लेकिन जो अदालतों में है उसे तो स्वयं अदालतों को ही ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि आप ही चाहेंगे तो वो ठीक होगा, वो किसी और के चाहने से नहीं होगा। देश में अदालतों का इकबाल बुलंद रहे, विश्वास कायम रहे, और भविष्य में इस तरह की अनाप शनाप और बेमतलब की रेफरेंसेज या अनऑफिशियल स्टेटमेंट ना हो, इसे बचा जाए। इन्हीं उम्मीदों के अनुसार मैं राकेश परमार आप सबको स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय कॉन्स्टिट्यूशन और